नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 21 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि माध्यिका। तो देखिए सबसे पहले हम माध्यिका निकालने की क्या करेंगे, हम पहले गिनेंगे पद कि पद कितने हैं इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जो हमारे पद मिलेगी, हमारी जो n बराबर मिला वो मिले हमें 15, यानी कि पद कितने हैं इसमें, वो है 15 पद है 15 इसमें। तो 15 क्या है, एक विषम संख्या है। ये 15 है क्या है, एक विषम संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 15 में हम एक जोड़ देंगे, 15 में हम एक जोड़ देंगे और हम उसे 2 से भाग देंगे। 15 और एक हो गया 16, 15 एक हो गया 16, 15 एक 16 हो गया। 16 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें यह मिलेगा 8। अब जो 8वां पद होगा वही क्या होगा, हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए या तो हम आंकड़ों को, इन पदों को आरोही क्रम में लिख लो या फिर अवरोही क्रम में लिख लो, यानी कि आप या तो इन्हें घटते क्रम में लिख लो या बढ़ते क्रम में लिख लो। तो हम लिखेंगे इन्हें बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले देखिए सबसे छोटा पद इसमें कौन सा है, वो है 0। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा आएगा 0, फिर देखिए फिर एक 0 है, यानी कि फिर से एक 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर देखिए उसके बाद में कितना है, एक आपका 2 बार है, कि 1 1, फिर देखिए आपका क्या है, ये 2 है, 2, 2 के बाद में देखिए कुछ और मिल जाए आपको, फिर मिल जाए आपको ये 3, 1 2 3, यानी कि 3 बार 3 है। तो हमने 3 बार 3 लिख दिया, ये 3 बार 3 लिख दिया। अब देखना कितने पद होगा ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये 8वां पद क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 3। तो हमारी माध्यिका क्या हो गई, हमारी माध्यिका हो गई 3, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस देखिए आपको एग्जाम में इतना ही करना है, ना कि आपको सारे पद लिखने बैठना है। सारे पद लिखने बैठेंगे आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आंसर आपको जो लास्ट में मिलेगा वही आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, हमें मतलब है आंसर से ही, ना कि हमें किसी को दिखाना है कि हमने क्वेश्चन किस तरह से करा है। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है कि हमें 8वां पद निकालना था, 8वां पद हमने निकाला, 8वां पद मिल गया हमें 3, तो यही हमारी माध्यिका हो गई। इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। सबसे बड़े कोण की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ कर रहा है सबसे बड़े कोण की बात। तो ये सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये 12 है। और हम 12 से चेक करेंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन 12 से कट रहा है। देखिए 12 से तो 120 भी कट रहा है, 12 से 72 भी कट रहा है, और 12 कम 72, 12 चौक 48, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे 12 से कट रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के। तो देखिए हमें क्वेश्चन बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे, देखिए इन सबको जोड़ लेंगे, अनुपात सबको जोड़ेंगे, 4 9 11 और इन्हें सबको जोड़ेंगे 12 को। तो 11 9 20 और 12 4 16, 20 और 16 जगह 20 और 16 36, ये जगह 36। इन अनुपातों का योग आया 36। और मैं आपको देखिए जो चतुर्भुज कोण होता है उनके चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री, यानी कि उनके चारों कोणों का जो मान होगा वो होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है चारों कोणों का मान। तो ये जो 36 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 360, 360 डिग्री दी गई है। तो ये आप काट लो 36 से, जब से काटेंगे 36 एकम 36 और 36 धाम 360, ये जाएगा 10 बार में, ये कटा 10 बार में। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये है 12, 12 है। और 12 को जो 10 आया 10 से गुणा कर दो, इनकी 12 इंटू 10 करेंगे तो ये जाएगा 120, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, वो होगा 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तब टावर की ऊंचाई कितना है। इनके आपसे पूछा कि टावर कितना ऊंचा होगा, तो आपसे पूछा टावर की ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आप क्या करना है, बस अपना सारा ध्यान आप यहाँ रखना, क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये मान लो क्या होगा, इसे मान लो, पहले देखिए इस तरह समझो आप, ये क्या होगी, ये नीचे वाली क्या है, भूमि है, ये है भूमि, ये क्या है, जमीन है, ठीक है। तो इससे क्या है 18 मीटर, ये कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, इससे क्या है 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, एक 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म। तो जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, ये है 18 मीटर, 18 मीटर है। अब देखिए इससे खड़ा हुआ है एक टावर, ये एक टावर होगा, ये क्या है, टावर, ऐसे लिख दिया हमने टी से, ये है टावर खड़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। इनकी ये क्या है, टावर का शीर्ष है और ये क्या है, प्लेटफॉर्म का शीर्ष है। तो जो इसका कोण जो बनने है यहाँ से यहाँ का, ये कोण बनने है, ये बनने है 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री। फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से, यानी कि जो यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है, यानी कि 75√3 मीटर की दूर स्थित है, यानी कि जो यहाँ से देखिए, जो यहाँ से और जो इसके बीच की दूरी है, यानी टावर के और इसकी बीच की दूरी है, जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये कितनी है, ये है 75√3 मीटर, 75√3 मीटर ये है। तो देखिए जब आपकी, देखिए जब आपकी 18 ये है, 18 ये है, तो 18 आपकी ये भी होगी, यानी कि ये नीचे, इधर नीचे वाले भी आपकी ये 18 मीटर होगी, 18 ये है तो 18 मीटर ये भी होगी, यानी कि ये आपकी 18 मीटर होगी इधर वाली भी। तो देखिए अब बची हमारे पास ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, इससे मान लिया हमने ये है एक्स। अब हम ये एक्स निकालेंगे और फिर इसमें ये 18 प्लस कर देंगे, तो हमारी टावर की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बनाया आपको डायग्राम, इससे क्या आप क्वेश्चन समझ गए। लेकिन अब हमें करना क्या है, देखिए अगर आप मुझसे जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको एक बताया था कि जब भी कोण 30 डिग्री बनेगा, कि इस तरह से कोण बनेगा कुछ, हमने इस तरह से कोण बनेगा, ये कोण हो 30 डिग्री का, कोण 30 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था इसकी जो आधार होगा वो होता है √3, आधार होता है √3, और जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है 1, यानी कि ये भुजा होती है 1। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है, जो जो ये जो आधार है, ये आधार √3 नहीं है, कितना है, ये आधार कितना, ये आधार है, ये वाला आधार ये है 75√3, ये 75√3 है। तो इसका ये कितना गुना होगा, इसे काटेंगे √3 से, देखिए 3 से √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 75 गुना आ जाएगा, 75 गुना हो जाएगा इसका, ये 75 हो जाएगा। तो ये वाली हमारी जो भुजा जो हमारी 1 है, ये 1 ना होकर तो कितनी होगी, ये होगी 75, यानी कि ये वाली होगी 75, क्योंकि एक ही उड़ा कर देंगे 75 में, तो 75 होगी। तो जो हमारा एक्स आया, यानी कि एक्स बराबर क्या आएगा, हमारा 75 आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 75। और जो नीचे वाली क्या है, ये जो नीचे वाली दूरी लगी, ये नीचे वाली क्या है, ये वाली ये है 18 है, 18 इसमें आप जोड़ दो, 75 में 18 जोड़ेंगे, 75 और 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 93 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 मीटर। बस देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप इससे याद रखना, इस बारे उसको, अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बैक करके आप दोबारा फिर देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रृंखला दी गई है, हमें 12 19 26 33 डॉट डॉट 10वीं संख्या क्या होगी। आपसे पूछा है कि 10वीं संख्या क्या होगी।
तो देखिए जब भी इस तरह की संख्या दी जाए तो सबसे पहले आप अंतर देखें कि अंतर सेम है। देखिए 12 से 19 के बीच का अंतर कितना है, ये 12 7 होता है 19, यहाँ 7 का अंतर है। 19 और 26 का अंतर कितना है, ये भी क्या है 7 है। और 26 और 33 का अंतर क्या है, इनकी 4 3 7, ये भी क्या है 7 है। इनके जब अंतर सबको 7 मिल जाए तो हमसे पूछ रहा है 10वीं संख्या। जब अंतर 7 मिल जाए और 10वीं संख्या पूछ रहा है तो हमें करना क्या है, देखिए पहली संख्या है 12, तो हम 12 को जोड़ देंगे, इनकी 12 और प्लस, अब ये 10वीं संख्या पूछ रहा है 10 में से 1 कम कर देंगे, 10 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 9, 9 बचेगा। और 9 को जो अंतर आ रहा है, अंतर के चल रहा है 7 का चल रहा है, अब 7 से इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 और प्लस और 9 7 गुणा करेंगे 9 7 63, तो 12 और 63 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 7, ये हो जाएगा 75। इनकी हमसे पूछा कि 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या कौन सी होगी, 10वीं संख्या होगी 75। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है वृत्त का परिमाप जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यहाँ से क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और आपको पाई बराबर लेना है 22/7 लेना है। तो हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का परिमाप, तो देखिए जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वो होती है 2πr, यानी कि 2πr, वृत्त की त्रिज्या होती है 2πr। और जो इसकी वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 88/7, ये दिया 88/7। तो अब रख लो उसमें वैल्यू, देखिए तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी हुई 22/7, इनकी 22/7 22/7 और आर हमें निकालना है, ठीक है। और दिया 88/7 दिया गया, तो देखिए हम इसे काटेंगे, 7 से आपका 7 कट जाएगा और ये 22 दूनी 44, ये 22 दूनी 44 होगा और 44 से 88 कई बार में जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये जाएगा 2 बार में। इनकी हमारी आर आ गई, जो आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई 2। तो हमसे क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए, तो उस वृत्त का परिमाप कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी आई, हमारी त्रिज्या जो आई हमारी वो आई 2। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 4a, वृत्त का परिमाप होता है 4a। तो देखिए 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 4 एक जगह पे है हमारा 2 है, तो 4 दूनी 8, यानी कि वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जिनके 100% आने की आपके एग्जाम में पूरी की पूरी संभावना है। और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, इनसे हटके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आया तो आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन नया आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे। इसलिए मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। और देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन सीखना है, तो आपको वीडियो भी पूरी देखना होगी और हमारे साथ लगातार बने रहना होगा, तभी आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, वरना आपके कोई गारंटी नहीं कि आपके मैथ में पूरे नंबर आए। और देखिए आसान क्वेश्चन दुनिया में आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़े टफ क्वेश्चन है, उन्हें भी आपको अच्छे से सीखना है, ना कि आप उन्हें देख के भाग जाए। क्योंकि देखिए जब हम मैथ में पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो हमें हर टाइप का क्वेश्चन भी करना होगा, ना कि हमें उसे छोड़ के भागना होगा। मतलब आपको टफ क्वेश्चन मिल गया तो आप छोड़ के भाग जाएंगे उसे, लेकिन तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो आपके किसी का मुंह देखेंगे कि किसी से कहेंगे भाई हमें बता दिए क्वेश्चन कैसे होगा, कोई किसी को नहीं बताता इस जमाने में, ठीक है। आपको खुद को सीखना पड़ेगा कुछ हर टाइप का क्वेश्चन। जब आपको मैथ में पूरे नंबर चाहिए तो हर टाइप का क्वेश्चन सीखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर रुपये 305 यानी कि 350 भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा राजेश का हिस्सा। देख जैसे हम क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन है टाइम वर्क का, तो कैसे करेंगे, देखिए राजेश को लिख दिया हमने आर से,
राजेश कितने दिन में करता है कार्य? कुछ करता है 4 दिन में। और देखिए महेश को लिख दिया हमने एम से। महेश कार्य कितने दिन में करता है? ये करता है 3 दिन में। दोनों का लेंगे हम एलसीएम। 4 दिए 12, हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये 4 से 12 कई बार में जाएगा? ये जाएगा 3 बार में। और 3 से 12 कई बार में? ये जाएगा 4 बार में। अब क्वेश्चन हमसे पूछ के रह गई राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा राजेश का हिस्सा। देखिए राजेश का अनुपात आया, वो कितना आया? 3 आया है। अब देखिए 3 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना चाहें तो इस तरह से बना लेंगे आप। 3 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं कट रहा है, बी भी नहीं कट रहा है, और सी भी नहीं कट रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150। 150 क्या है? 3 से पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि डायरेक्ट करना चाहें तो आप क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप आगे करना चाहें तो क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो देखिए जो इनका रेशियो बना वो बना 3 और 4 का। राजेश और महेश का जो रेशियो बना वो बना 3 और 4 का। इन्हों जोड़ेंगे 3 और 4 हो जाएगा 7, इन्हीं जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 7 नहीं है, कितना है? ये है 350। 350 है तो हम 7 से भाग देंगे 350 को। 7 से 350 क्या गुना होगा इसका? 7 पंजे 35, यानी कि ये जाएगा 50 बार में। 7 पंजे 35, ये जाएगा 50 बार में। तो हमसे पूछ रहा है राजेश का हिस्सा, कि क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है राजेश का हिस्सा। अब राजेश का अनुपात कितना है? वो है 3, और 3 को 50 से गुणा कर देंगे, यानी 3 × 50, तो 5 या 15, ये आ जाएगा 150। यानी कि राजेश का हिस्सा जो होगा वो होगा 150। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से समय की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझे प्यार से। बेसिक तरीके से क्वेश्चन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट ही सिखाऊंगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो देखिए माना हमने कि हमारे कोई राशि थी हमारी, वो की थी, हमारा कोई प्रिंसिपल था, वो था 1 था, और वो 10 वर्ष में कितना हो गया? यानी कि वो 10 वर्ष में हो गया 2 गुनी हो गई, यानी कि 2 गुनी हो गई 10 वर्ष में। कि कितना समय लगा? 10 वर्ष में क्या हो गई? 1 से 2 गुनी हो गई। तो देखिए प्रिंसिपल 1 था और 2 गुनी हो गई, तो हमें ब्याज कितना का मिला हुआ? हमें ब्याज मिला हुआ 1 का। ब्याज मिला हमें 1 का मिला जब, तो हम करेंगे क्या? इस 1 को ऊपर रखेंगे, और ये समय क्या है? 10 वर्ष है, 10 वर्ष को नीचे रख देंगे और इंटू कर देंगे 100। तो देखिए हम इसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 1 से 1 जाएगा, और ये बचा 10। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। देखिए अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ करना भी हमें ना पड़े तो आपको कैसे करना क्वेश्चन करना है। और ये देखिए यहाँ आपको दिएगा 2 गुनी, कल को आपको यहाँ दे देगा 3 गुनी दे देगा, 4 गुनी दे देगा, 10 गुनी दे देगा, 15 गुनी दे देगा, 20 गुनी देगा, कितना भी गुना कर दे, ठीक है। तो हमको करना क्या है? जितने यहाँ दिया है, जो भी संख्या दी जाए कि 2 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई, कितनी भी हो गई, तो आपको करने का उसमें से 1 कम कर देना है। कुछ भी दिया जाए उसमें से 1 कम कर देना। जैसे यहाँ 2 गुनी देखा गया है तो इसमें से हम 2 गुनी में से 1 कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। 2 में से 1 कम करेंगे 2 गुनी में से तो 1 बचेगा, और जो समय दिए गए बरस दिए गए उससे हम भाग देंगे इसमें इनके 10 और इंटू कर देंगे 100। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है और काट दे देना है। तो ये जाएगा यानी कि ये जाएगा 10%, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10%। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना ही करना है, जो भी यहाँ दिया है कि 2 गुनी 3 गुनी उसमें से 1 कम करना है, और जो समय दिए गए उससे भाग देना और इंटू 100 कर देना है। आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन इस टाइप का बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप कभी बेसिक तरीके से मत करना। बेसिक तरीके से करने बैठेंगे, ठीक है, आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करने का। तो ये इस क्वेश्चन पहले आप पढ़ना कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ए और बी की जो आयु का अनुपात क्या है वो क्या है? 3:1 है। आगे कह रहा है 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:1 है। तो देखिए 3 से देखें हम कटने वाले ऑप्शन, तो 3 से 30 भी कटता है, 3 से 60 भी कटता है, 3 से 21 भी कटता है, 3 से 45 भी कटता है। यानी कि जो पहले वाले अनुपात है यहाँ से हमारा आंसर नहीं निकलेगा, यहाँ से आंसर नहीं निकला है। फिर आगे आपसे कहेगा कि 15 बरस बाद
जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 15 बरस बाद 2:1 हो जाएगा। तो ये हम अगर 30 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 2 से कटना चाहिए। अगर हम 30 में 15 जोड़ेंगे तो 2 से कटना चाहिए। अगर हम 30 में 15 जोड़ेंगे तो ये 30 में हम 15 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 45, क्योंकि 15 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 15 45 नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ दिया है 21, 21 दिए गए, 21 में 15 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 36, 36 2 से कट रहा है। तो आगे भी देखिए, अब यहाँ भी 7 में 15 जोड़ेंगे, 7 में 15 जोड़ेंगे, 15 7 22। तो देखिए इसे काटे हम तो 2 से जाएगा 11 बार में, 2 से जाएगा ये 18 बार में। तो देखिए हमारा अनुपात बना 18:11 बना, यानी कि इसका अनुपात बना 18:1, 18:11 बना, लेकिन बनना चाहिए था 2:1 बनना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि हमारे 2 ऑप्शन कट गए, ए कट गया और बी ऑप्शन कट गए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ दिया 60 और 60 में आप 15 जोड़ेंगे, 60 में 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा, 60 में 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 75, और 75 आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पहला 2 है, 2 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि हमारे ऑप्शन 3 ऑप्शन कट गए, ए कट गया, बी कट गया और सी ऑप्शन कट गए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन दिमाग में हो जाए इसलिए मैं समझा रहा हूँ, वरना आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन को देखते ही देखते कर देंगे। तो ये यहाँ क्या है 60, ये 45 है, और 45 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये बनेगा 60 और 60 2 से कटता है। फिर आगे देखिए ये 15 और 15 में 15 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 30। तो इसे हम काटेंगे, देखिए 30 एकम 30 अनुपात और 30 दूनी 60, इनकी 2:1 बन गया, और हमसे कह रहा था कि 15 वर्ष के बाद में 2:1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस आपको इस तरह से उठाना है। अब देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है, बेसिक तरीके से करने जाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, आपको टाइम बचाना है। इस टाइप के क्वेश्चनों से आपको टाइम बचाना है। कोई भी नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उसे टाइम देना है, और जब आप उसे टाइम देंगे तो उस क्वेश्चन को ये आसानी से बना लेंगे। फिर क्या होगा, आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से, क्योंकि जब पिछली बार ये एग्जाम में आया था, एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, सही तो बहुत ही कम लोग कर पाए थे। तो एक क्वेश्चन पहले पढ़ लें हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया, 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। तो ये हम क्वेश्चन को आसान बनाने के क्या करेंगे, हम इसमें से सारे जीरो काट देंगे, 4 जीरो हम यहां से गायब कर देंगे, ये समझो ये जीरो है ही नहीं, 4 जीरो हमने गायब कर दिए क्वेश्चन को आसान बनाने के। तो ये अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जनवरी फरवरी और ये मार्च। तो देखिए जनवरी में जो खर्च था, यहां से पढ़ना क्वेश्चन, देखिए जनवरी में उसका खर्च क्या था, वो था 5 रुपए, हमने माना जनवरी में उसका खर्च था 5 रुपए, जनवरी में उसका खर्च था 5 रुपए। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी तथा मार्च में के महीने में उसका खर्च 5 रुपये बढ़ गया था, यानी कि 5 रुपये उसका खर्च फरवरी और मार्च में 5 रुपये उसका खर्च बढ़ गया था। तो देखिए फरवरी में क्या होगा, 5 तो ये है, तो 5 तो यहाँ भी होगा, लेकिन क्या होगा 5 और बढ़ गया, 5 इसमें और बढ़ गया, तो इसमें 5 हम और जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी तथा मार्च में उसका 5 रुपये खर्च बढ़ गया था, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि फरवरी में हो जाएगा उसका खर्च 10 रुपये हो जाएगा, 5 पहले का और 5 बढ़ गया था तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 10, ये 10 हो गया फरवरी में। तो देखिए अब ये मार्च आया, मार्च के महीने में क्या होगा, उसका खर्च 10 तो होगा ही होगा, 10 तो होगा ही होगा,
लेकिन फिर कह रहा है कि आगे भी आपसे कह रहा है कि मार्च के महीने में उसका खर्च 5 रुपये बढ़ गया, यानी कि मार्च के महीने में भी उसका खर्च 5 रुपये बढ़ा था, तो 10 ही है और 5 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये होगा 15, यहाँ आएगा 15। तो देखिए अब इन सबको जोड़िए आप, और 3 की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग दे दो, आपका औसत निकल आएगा। या फिर आप ऐसा करो, यहाँ 15 है, यहाँ से 5 ले लो और इसमें ये 5 है, इसमें 5 जोड़ दो, तो देखिए 10 आपका यहाँ बन जाएगा और 10 आपका यहाँ बनेगा। तो देखिए 10 10 तीनों में बढ़ गया, तो औसत खर्च कितना आएगा, वो आएगा 10। यानी कि औसत खर्च क्या आएगा, हमसे पूछ रहा है औसत खर्च याद कीजिए, तो औसत खर्च क्या होगा, 10 10 हमने तीनों बांट दिया तो ये आ गया 10, और जो ऑप्शन 10 से स्टार्ट होगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 10 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे समझ में नहीं आया तो कुछ आप ऐसे समझ लो। देखिए अब इन सबको तीनों को जोड़ेंगे, अब 5 और 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कि कितना हो जाएगा, 20 30 30 हो जाएगा। और 30 को आप 3 से भाग दे दो, क्योंकि संख्या कितनी है, 3 है, 3 महीने की बात करें तो ये जाएगा 10, यानी कि औसत खर्च कितना आएगा, वो आएगा 10। इस तरह से आप कर लो, तो ये 10 से आंसर स्टार्ट होगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने 4 जीरो सब में से काटे थे, तो 4 जीरो इसमें 10 में और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। यानी कि ये कौन सा है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वैसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, क्या 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिर्फ एग्जाम ने आपको घुमाया, ठीक है, आपका दिमाग घुमाया कि एग्जाम चाहता है कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। ठीक है, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है कि आपको, आप समझदार है भी या नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर देंगे, आप डायरेक्ट ही कर देंगे बिना पेन चलाए, इसको आपका इसका आंसर निकाल देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे निकाल देंगे, देखिए एग्जाम जो कुछ जो कह रहा है आपसे, एग्जाम कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो हमसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है, तो ध्यान रखना उसमें पुल की लंबाई भी जुड़ती है और रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ती है, पुल की लंबाई भी जुड़ेगी और उसमें रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी। तो वो देखिए यहाँ क्या कर रही है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करी, तो प्लेटफॉर्म को पार करी, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है वो 200 मीटर है, तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी, तो 40 सेकंड लगाए उसने तो रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी इसमें। देखिए आगे आदमी कह रहा है कि एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, जब वो एक आदमी को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो वो अपनी खुद की लंबाई पार कर रही होगी, वो अपनी खुद की लंबाई पार कर रही होगी। तो देखिए किसी पेड़ को, किसी खंबे को या किसी आदमी को रेलगाड़ी जब पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, ना कि आदमी की लंबाई होती है, वो उसकी खुद की ट्रेन की लंबाई होती है। तो देखिए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने उसमें लगाया, कितना समय लगाया, 40 सेकंड लगाया। एक आदमी को पार करा तो उसने समय कितना लगाया, 20 सेकंड लगाया, यानी कि समय क्या हुआ, आधा हो गया। समय क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि समय आधा हो गया। समय ये 40 हो रहा था, ये समय हो गया 20 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी होगी, ये जो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ 200 मीटर थी, तो समय लग रहा है 40 सेकंड। अब देखिए समय जब आदमी को पार कर रही है समय लग रहा है 20 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी होगी, वो होगी 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, वरना आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर देंगे। ये आपको ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से अच्छी तरह से आता है, तभी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर देंगे, ना कि आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो देखिए अब कुछ लोग समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे होगा, तो देखिए बेसिक तरीके से आप सीख लो इस क्वेश्चन कैसे होगा। ये 200 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर। तो देखिए ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, ठीक है, उसे मान लिया हमने एक्स, क्योंकि ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसे भी लिख लो आप, आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है दूरी बटे समय, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए 200 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई,
और एक्स क्या होगा, ट्रेन की लंबाई मान ली, इसलिए इसमें समय कितना लग रहा है, इसमें समय लग रहा है 40 सेकंड बराबर। अब क्या हुआ, अब खाली आदमी को पार कर रही है, उसमें क्या हुई, अब वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई करेगी, ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी है, वो मानी है एक्स, क्योंकि इसे पार कर रही है, उसे लग रहा है तो 20 सेकंड लग रहा है। अब इसे काट लो, आपका आंसर निकलेगा 20 से ये 40 जाएगा 2 बार में, और ये 2 की जो 2 है इधर जाके एक्स में गुणा हो जाएगा, इधर जाके ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2x, इनकी ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो ये 2x में से एक x जाएगा, 2x में से एक x जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा 200, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और ये 200, ये 2 क्या 200 उधर जाएगा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर जाएगा 200। इनकी ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, वो आएगी 200 मीटर। आप बेसिक से करेंगे तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। देखिए, अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखते हैं तो आप हर टाइप का क्वेश्चन सीख जाएंगे, और तो इस तरह से आपको क्या होंगे, मैथ में आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।